This is the Fanatics India podcast, and you're listening to our weekly show, The Samosa Critics. As a fan of film, बहुत सारी ऐसी इंट्रीगिंग फैक्टर होता है जो आप एक मूवी को देखने के लिए आपको हमेशा मजबूर करते हैं। तो मेरे लिए हमेशा एक फैक्टर रहता है कि एक जो वर्ल्ड बिल्डिंग अराउंड एक रहता है किसी भी एक सिनेमैटिक वर्क के अराउंड, उसको देखने का, उसको फील करने का और उसके थ्रू एलिमेंट से जुड़ने का ये चीज़ मुझे बहुत एक्साइट करती है और हमेशा से एक्साइट करते आई है और हमेशा करते रहेगी। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम सीक्वल्स, प्रीक्वल्स। ये सब क्या होते हैं? आज हमारी जो कन्वर्सेशन होने वाली है द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट के द समोसा क्रिटिक्स के 6th एपिसोड में, आज हम इन्हीं सीक्वल्स, प्रीक्वल्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा सीक्वल जब आप ये सुन रहे होंगे तब तक वो रिलीज हो गया होगा, जो कि एक तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो स्पिरिचुअल सक्सेसर टाइप की है, बट दिस इज ओ माई गदर जैसा बोल रहे हैं, बार्बेनहाइमर को जैसे बोलते थे वैसे ओ माई गदर होने वाली है रिलीज 11 अगस्त को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। और इसको लेकर एक्साइटमेंट ओवर द टॉप है। दोनों सीक्वल्स हैं क्योंकि एक सेलिब्रेटेड फ्रेंचाइज की, और आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि स्टेक्स क्या होते हैं एक सीक्वल के, टाइप्स कितने टाइप के सीक्वल्स होते हैं, क्योंकि एक सीक्वल्स को डिफाइन करना इट्स अ बिट टफ। आप इसको बोल सकते हैं 5-6 कैटेगरीज, 8 कैटेगरीज में उसको बांटा गया है सीक्वल्स को। और आज हम बात करेंगे इस शो में कि what are the stakes for Oh My God 2 and Gadar 2. Joining me in this conversation, my partner in crime, Mohi. ऑल गुड ब्रो, सब बढ़िया। ओ माय गदर यही चल रहा है आजकल। तो लेट्स सी कौन कौन ज्यादा गदर मचाता है, कौन ओ माय किसी का ओ माय निकलता है। Oh my. खैर, तो क्योंकि अभी बहुत सारे एलिमेंट है डिस्कस करने के लिए इसमें, पहले तो अपन एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर, एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बना लेते हैं, अपन लिसनर्स को बता देते हैं कि यार सीक्वेंस ना बहुत टाइप की होती है मोइन, हमारे लिसनर्स को भी पता होना चाहिए, और हम एक एक एग्जांपल भी डालेंगे कि आप कैसे समझे कि कौन सा किस टाइप का सीक्वल है। तो एक तो पहले आप एक कंप्लीट सीक्वल मान लीजिए, दैट इज द फर्स्ट टाइप। इसमें एक मूवी दूसरे मूवी से ऐसे जस्ट फॉलोइंग इंसिडेंट्स होता है, ऐसा जैसे दबंग 2 सीक्वल्स है, ऑब्वियसली उसके बाद की स्टोरी दैट इज दबंग, दैट इज अ सीक्वल, है ना। प्रीक्वल क्या होता है? प्रीक्वल मतलब एक स्टोरी जो एक हमारे पास जो स्टोरी, हमारे पास एक मूवी बनी हुई है, उसके पहले की एक स्टोरी को एक्सप्लोर करना, दैट इज कॉल्ड एज प्रीक्वल। तो ये सेकंड टाइप होता है इस, अगर हम क्रमबद्धता के हिसाब से अगर मूवीज को हम डिफाइन करें तो इंटरक्वल। इंटरक्वल क्या आता है कि दो कंप्लीट सेट ऑफ पिक्चर जो कि सीक्वल ही है मान के चलिए, वो दोनों बन चुकी है और उनके बीच में एक ब्रिज का काम करने वाली पिक्चर को बोलते हैं इंटरक्वल। जैसे अगर आपने एंटमैन एंड द वास्प देखी होगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो वो इंटरक्वल के पार्ट में आती है। क्यों? क्योंकि हमको पता था कि इन्फिनिटी वॉर में चुटकी बच चुकी है और चुटकी बचते ही आधे मतलब बहुत लोग वाइप आउट हो चुके हैं, पर हमको एक एंटमैन का वर्जन दिखता है, एंटमैन के हिसाब से हमको ये पता चलता है, फिर वो एक पूरा कंसेप्ट और वास्प का कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन और ये सब उस मूवी में होता है, एंड इट एक्चुअली वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रीवियस मूवीज ऑफ एंटमैन एंड द इन्फिनिटी वॉर। सो इसीलिए हम बोलते हैं एंटमैन एंड द वास्प को एक इंटरक्वल। मिडक्वल क्या होता है यार? मिडक्वल ऐसा होता है कि आप मान के चलिए बहुत सारे ऐसे वर्क बने हुए हैं मिडक्वल, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग जो एक बहुत सेलिब्रेटेड फ्रेंचाइज है, उसके जो पहले के जब पार्ट आया द हॉबिट, जो उसकी पहले की फ्रेंचाइज थी जो बाद में रिलीज हुई वैसे देखा जाए तो सिनेमैटिकली, और अभी जो रिंग्स ऑफ पावर अभी अमेजोन पे आया, वो हॉबिट के भी पहले की स्टोरी है। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि ये जो हॉबिट बना, ये एक मिडक्वेल बन गया। मिडक्वेल और इंटरक्वेल बहुत सेम ही चीज है, बट उसका डेफिनेशन ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये एक सर्टेन इवेंट को बताने वाली मूवी होती है जो टू रिलेटेड इवेंट्स के बीच में हुआ। इंटरक्वेल जोड़ने का काम करती है, ये जोड़े ना जोड़े दैट्स नॉट एन इशू, ये सब्जेक्टिव है वेरी मच। तो वो बहुत फाइन लाइन है इंटरक्वेल और मिडक्वेल के बीच में। फिर एक टाइप का होता है स्पिन ऑफ, जैसे बोलते हैं स्पिन ऑफ्स। आप मान के चलिए जैसे अभी एक मूवी आई थी नाम शबाना, क्योंकि वो शबाना का कैरेक्टर था जो कि बेबी में इंट्रोड्यूस की जा चुकी थी, विच इज तापसी पन्नू का कैरेक्टर, और उसी कैरेक्टर को लेकर एक स्पिन ऑफ जिसमें, और ये मोस्टली उस कैरेक्टर के साथ किया जाता है जो कि बहुत फेमस होता है, जिसके लोग इंट्रीग रहते हैं कि भाई क्या है इसकी स्टोरी, कौन है। जैसे अभी सब लोग बोल रहे हैं कि दे वांट टू
सी ब्रह्मास्त्र में जो शाहरुख खान का एक कैमियो था उसके बारे में बोल रहे हैं, तो वो एक तरीके से एक उनकी स्टोरी का प्रीक्वल होगा, बट वो एक स्पिन ऑफ भी होगा। जैसे इसमें बोला ना कि स्पिन ऑफ पे बहुत अच्छा, अभी जैसे कि लोग कह रहे हैं जियम का कैरेक्टर का स्पिन ऑफ चाहिए, यस पठान में जो था अपना, और क्या बोलते हैं ये चीज जो स्पिन ऑफ वाला कैरेक्टर है ना, ये नीरज पांडे बहुत अच्छे खेलते हैं। अगर आप हाँ स्पेशल ऑप्स देखिए होगे तो निमोस्टी का 1.5 लेके आए थे, पूरा स्पिन ऑफ पूरा स्टोरी दिखाई थी उन्होंने। तो ये हाँ नीरज पांडे के नाम शबाना भी उन्हीं का ही कैरेक्टर था, बेबी बॉर्न उन्हीं से होती था एक तरीके से। बहुत अच्छा उनको पता है कैसे क्या कहाँ को खाना है, क्या लेके आना है। तो काफी, हाँ लेकिन स्पिन ऑफ पे आज में स्पिन ऑफ का अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू की निकल रहे हैं, और लोग एक्सेप्ट भी करते हैं उसको। लोग स्पिन ऑफ की बहुत बातें करते हैं, इसका भी लेके आओ, इसका भी लेके आओ, वो अच्छा लगता है वो। जहाँ पर वैलिड होता है वहीं पर स्पिन ऑफ डालना जरूरी होता है। जैसे हमने कुछ स्पिन ऑफ भी देखे हैं, जैसे अगर आप लोगों ने देखी होगी पेंगुइन्स ऑफ द मैडागास्कर, तो ये मेरी बहुत बहुत अच्छी बहुत फेवरेट मूवी है मैडागास्कर के ऊपर। मैं नाम भूल रहा हूँ उस मूवी का, शायद वो मैडागास्कर ही नाम है उस मूवी का। उसके जो पेंगुइन्स, जो 4 पेंगुइन्स के कैरेक्टर थे वो बहुत फेमस हुए थे, और उनके वीडियोस भी बहुत सारे चलते रहते हैं रैंडमली, उनकी हिंदी डब की वीडियोस सोशल मीडिया पे। उसकी वो ऐसा बोलते हैं वो स्पिन ऑफ थी, जो पेंगुइन्स और मैडागास्कर थी वो मैडागास्कर की स्पिन ऑफ थी, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत फेमस हुए एंड पीपल वांटेड टू नो एक्सप्लोर मोर। और मेकर्स को भी लगा कि यार दिस इज अ राइट डिसीजन टू गो विद अ स्पिन ऑफ ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइज। वो बीच से एक स्टोरी निकल के आगे बढ़ जाती है, ये होता है स्पिन ऑफ मोस्टली। फिर होते हैं स्पिरिचुअल सक्सेसर, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सक्सेसर। मान के चलिए गोलमाल फ्रेंचाइज, सब एक दूसरे से डिसएसोसिएटेड रहते हैं, अनकनेक्टेड। जैसे अभी ओ माई गॉड 2 जो आने वाली है, दैट विल बी अ स्पिरिचुअल सक्सेसर टू ओएमजी। क्यों? क्योंकि जहां तक समझ आ रहा है कि दोनों के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है। थोड़ा सी दोनों स्टोरी अलग अलग जगह प्लेस्ड है, दोनों पर से अलग टॉपिक्स को डील करती हैं, एंड ऑब्वियसली दोनों मूवीज 11 साल के डिफरेंस में आज रिलीज हो रही हैं। कास्ट भी डिफरेंट है। स्पिरिचुअल सक्सेसर है बिकॉज इट हैज द सेम नेम with a second with a 2 added on its name, but it's a different take on it, so वो स्पिरिचुअल सक्सेसर हो जाती है। रीबूट, अब रीबूट्स एक टाइप की होती है। जैसे अगर हम आप बैटमैन देखेंगे, बैटमैन्स बहुत बन रहे हैं, बहुत बने हैं। जैसे अभी रॉबर्ट पैटिंसन का भी एक आया था द बैटमैन, वो एक अलग पूरी रीबूट था एक तरीके से देखा जाए तो। वो एक अलग ट्रीटमेंट हो गई। क्रिश्चियन बेल का जो बैटमैन बिगिंस, जो कि क्रिस्टोफर नोलान ने जो पूरी बैटमैन ट्रिलॉजी बनाई, वो एक पूरा अलग टेक हो गया। माइकल कीटन का बैटमैन था, तो एक वो पूरा अलग टेक हो गया। तो इनको बोलते हैं ये रीबूट होना। जैसे अभी डॉन 3 को बोल रहे हैं कि इट विल बी अ रीबूट, फ्रेंचाइज रीबूट बोला जा रहा है। अभी आज ही हमें 2 दिन पहले ही पता लगा कि रणवीर सिंह विल बी द न्यू डॉन, जो कि पहले अमिताभ बच्चन ने प्ले किया, देन उसके बाद फिर शाहरुख खान ने एक रीबूट जो कि फरहान अख्तर के अंदर लिया था 2006 में, और फिर 2012 में उसका सेकंड पार्ट भी निकाला। तो डॉन 3 आते साथ ही यू विल सी अ फ्रेंचाइज रीबूट, a new character playing it in a different way। हो सकता है डिफरेंट टेक लिया जाए। स्टैंड अलोन सीक्वल्स भी बहुत सारी होती है। जैसे एक मूवी बन गई, इसकी ये फॉलो अप, जैसे स्टैंड अलोन सीक्वल आप लेंगे मानिए, तो एक एग्जांपल हो सकता है दैट इज बाहुबली द कंक्लूजन, जो सेकंड पार्ट थी। ये शुरू हुई अगर वो बिगिनिंग से, और कंक्लूजन में वी गॉट ऑल द आंसर्स। ऐसे उसको आप कुछ और कैटेगरीज में भी डाल सकते हैं। प्रीक्वल, उसमें एक प्रीक्वल वाला पार्ट भी है, पूरा बैक स्टोरी लिया है। मतलब एक इंटरग्वल वाला काम भी कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि वो ब्रिज कर रही है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा इवेंचुअली। तो वो वाली उसको आंसर देने के लिए वो एक बीच का पार्ट पूरा सेकंड पिक्चर में तो वही चला है कि उसको एक स्पेसिफिक सफिशिएंट आंसर दिया जाए। तो ये कुछ टाइप के सीक्वल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वल्स बोल देते हैं टाइप ऑफ सिनेमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवीज। अगर एक सीक्वेंस में मूवी रिलीज हो रही है तो इसको हम बताएं कि किस किस वे में आप डिफाइन कर सकते हैं, ये क्यों क्यों क्रिएट होती है। तो आई वुड रादर नॉट बहुत देर से मैं ही बोल रहा हूँ, आई लेट मोइन स्पीक अबाउट इट कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, और मोस्टली ऐसा रीजन क्या होता है कि वाई सीक्वल्स आर मेड। पीपल, एक तो ये पॉइंट भी है ना कि हर सीक्वल अच्छा नहीं होता और हर सीक्वल सक्सेसफुल नहीं होता है। ज्यादा रेशियो अगर आप देखोगे ना, सक्सेस के बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलते हैं सक्सेस के रेशियो। एंड एक गोलमाल फ्रेंचाइज लेंगे तो वो तो भाई देखो पसंदीदा एक मिस्टेक है, क्योंकि भाई कॉमेडी में तो लोग पसंद भी कर लेते हैं और उसको अच्छे से देख भी लेते हैं। बट सबसे अच्छा मुझे अगर सीक्वल लगता है कोई जिसका भी आया हो, स्पिरिचुअल सक्सेसर जो भी आपने बताया वो था, वो लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस। दैट वाज द वन ऑफ द बेस्ट। क्या आप आज भी लगा तो देखते रहोगे, प्री वॉच वैल्यू उसकी बहुत अच्छी, और वैल्यू बहुत अच्छी, तो वो एक अच्छा है।
बनाते क्यों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि बनाते क्यों है। यार देखो, बनाना तो ये भी हो सकता है कि आप, एक क्वेश्चन है कि डॉन 3 अब आ रही, ठीक है, डॉन 3 आ रही है, अब आप एक बोलोगे कि बना क्यों दो यार। बहुत मैंने भी इंस्टा पे देखा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि रणवीर को क्यों ले लिया, रणवीर क्यों है यार, ये डॉन नहीं ये पवन है यार, ऐसे ऐसे मीम्स आ रही हैं। तो मतलब थोड़ा वो, भाई रणवीर सच ए ग्रेट एक्टर, आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि यार उसको हटा दो, मौका दो यार, एक स्क्रिप्ट अभी आई नहीं है। एक बहुत अच्छी बात हम लोगों ने शायद पहली कॉन्वर्सेशन में करी होगी, आपको याद हो कि अनाउंसमेंट तो वीडियो कैसा था, कितना हल्का सा था, कितना सिंपल था यार, उनको बस अनाउंस करना था। दे जस्ट वांटेड टू शो कि हमने किसको लीड में लिया और गेस दैट कमिंग बैक 2015 में 2025 में सॉरी, कि हम लोग वापस आ रहे हैं एक बार फिर से और नेवर रीबूट कर रहे हैं और न्यू फ्रेंचाइजी हमारी शुरू हो रही है। यार उन्हीं को दिखाना तो ही था, वो सारी मेहनत लगाएंगे तो मूवी में लगाएंगे वो, अब वो स्क्रिप्टिंग में लगाएंगे अपनी। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप पहले से क्यों उस चीज को आप इतना नेगेटिविटी पे ले जा रहे हो कि आप उसको आगे ले जाने की कोशिश ही मत करो। एक बार पहुंचे जब उस कंपोस्ट को ऑन फ्लोर तो उस मूवी को आने दो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है। या बट अगर इसका एक बेसिक सा आंसर दिया जाए मोइन कि क्यों बनती हैं सीक्वल्स, क्योंकि अगर सी ये पूरा बिजनेस ये बिजनेस ही है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें लोगों का समय इन्वॉल्व है, इसमें बहुत लोग साथ में काम कर रहे हैं। तो हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसकी पिक्चर प्रॉफिटेबल हो, उसके कैरेक्टर्स पसंद किए जाए, उसको मतलब एक्कलेड्स मिले, एंड फिर वो इसको ट्राई करके वो कोशिश करता है कि एक सेकेंड मूवी जो इससे रिलेटेड बनाओ जो फर्स्ट मूवी के फ्लेवर को रिटेन करे, और अगेन वो सक्सेसफुल का एक टैग लेकर जाए। और एक आईपी नाम की चीज होती है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाना। आईपी अपनी हर एक जैसे अगर आप एमसीयू देखेंगे तो एमसीयू की सबकी एक अलग 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 आईपी है, सबकी कॉमिक्स में भी अलग अलग आईपी रही, और अब एक मतलब मूवीज के हिसाब से भी अलग आईपी है। अगर आप लगे रहो मुन्ना भाई बोलेंगे तो वो विनोद चोपड़ा की एक आईपी है ना। इज नॉट गोइंग, मतलब अगर कोई आदमी उनसे खरीदने आता है कि भाई हमको इसके राइट चाहिए, ये उनके कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं, उनके उनके राइट उनके पास है, you cannot use those characters in any way or form without taking a permission from the the main people behind involved behind this. Yeah. बहुत, वो तो देखो बहुत एकदम सही बात है कि हर आदमी डिस्कस कर रहा है, तो वो तो हर आदमी चाहता है कि भाई मेरा रिटर्न अच्छा निकले। और अभी कहा ना कि यार आईपी जुड़ी हुई है, सिंपल सा मैं किसका वो बताने चाहूंगा आपको कि अभी स्त्री, जो उसका जो फर्स्ट पार्ट आया था, राइटर उसके जो मेन क्या बोलते हैं कॉपी राइटर वो था डीके राजन के पास। तो जब नेटवर्क वालों ने उससे राजन डीके से लिया चाहा तो काफी बहुत हल्ला गुल्ला हुआ है, काफी मैटर हुआ कि यार मेडॉक के पास इसकी राइट्स आ जाएं। एट द एंड ऑफ द डे शायद मेरे हिसाब से काफी 1.5-2 साल के बाद दिनेश विजय ने की मतलब मे बी शायद केस के बाद अपने जीतने के बाद वो उसके राइट्स उनके पास आए थे। तो भाई वो आईपी उनका था जैसा आपने बोला। तो ये भी एक होता ही है, आप किसी परमिशन के बिना आप वो चीज यूज नहीं कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। तो वो भी एक अच्छा होता है। और लास्ट में एक कहूँगा कि भाई जब आप एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस हो, एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो, तो आप आखिर वो चीज जो जाती है यार मैं और बड़ा डिलीवर करूँ चाहते लाइक फायर। अब वो स्पाई यूनिवर्स सब बड़ा होता जा रहा है डेली कि हम लोग कितनी उम्मीदें बढ़ती जा रही है कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। यहाँ के लिए उनके लिए भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, 1920 जो हॉरर यूनिवर्स वर्ल्ड वार कैंप था, जो राज राज रिबूट राज वो भी 4 पार्ट बन चुके हैं, मर्डर बन चुका है 3 पार्ट में, और 1920 से इवल 4 पार्ट में ऑब्वियसली वो कम से कम आ चुका है। यार वो एक क्या है, वो ठीक है अच्छा हॉरर का बनाते हैं, बट वो वैल्यू नहीं ऐड कर पाते कि आपको देखने का एक पॉइंट तो यार आप बनाए जा रहे हो बट ऑडियंस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वी विल एक्चुअली कम कि हम एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। ये एलिमेंट्स जैसा मैं बोल रहा हूँ ना कि व्हाट मेक्स अ गुड सीक्वल एंड व्हाट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम बैड सीक्वल्स मेड इन द पास्ट। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम एक बेसिक सा एक बात करने की बेस्ट बॉलीवुड लेवल पे सीक्वल्स कौन सी अच्छी अच्छी रही हैं। जैसे टू बी ऑनेस्ट यार मोइन, मेरे को तो लगता है कि इट्स टफ टू टॉपल गैंग्स ऑफ वसेपुर। वो जो पूरा यूनिवर्स जो बनाया अनुराग कश्यप ने, जैसा उसको शॉट किया, ऑल्दो इट वाज शॉट 5 घंटे को उसको एक बार में शॉट किया था,
मुझे ये समझ नहीं आता वो जब ये बोलते हैं कि हमने तो 5 घंटे के लिए शूट किया था इसको, और उसके बाद फिर हम जब जब लोग बोले कि हम 5-5 घंटे की मूवी इंडिया में नहीं चला सकते, तब उन्होंने फिर उसको 2 पार्ट में रिलीज किया, जो कि एक महीने बाद एक दूसरे के बाद रिलीज हुई थी 2012 में। मुझे समझ नहीं आता कि कितना सत्य कितना नहीं, क्योंकि प्रोड्यूसर जो होते हैं उनको पता होता है कि 5 घंटे की मूवी नहीं चलेगी। तो अब देखिए, ये खैर है, बात है, हो सकता है वो एक साथ शूट करना चाह रहे हो इसलिए वो बोलते हैं। तो यार मेरे हिसाब से मोइन गैंग्स ऑफ वासेपुर को टॉप करना, इट्स टफ, इट्स वेरी टफ। ऑल्सो एक अगर सीक्वल की आप बात करेंगे जो कि एक अच्छी सीक्वल थी और बहुत अच्छा यूज किया था सीक्वल का, आनंद राय ने किया था तनु वेड्स बनू में, तनु वेड्स बनू एंड तनु वेड्स बनू रिटर्न्स। बहुत अच्छी सीक्वल थी, एकदम एप्ट, फॉलो अप था पहले पार्ट से लेकर सेकंड पार्ट में। अच्छा तरीके का जो जो डबल फीचर यूज करना, किसी भी एक कैरेक्टर का अगर 2 रोल्स क्रिएट करना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा सिनारियो रहता है मेरे हिसाब से। तो ऑल्दो ये एक बहुत अच्छा एक ये फ्रेंचाइज है, मुन्ना भाई फ्रेंचाइज हम जैसे बोलते हैं वो स्पिरिचुअल सक्सेसर्स होती है, पिछली मूवी से उसका कोई कोरिलेशन नहीं होता। ऑल्दो जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके ट्रेड्स सिमिलर रहते हैं, बट यू कैन नॉट से कि देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन मुन्ना भाई एमबीबीएस एंड लगे रहो मुन्ना भाई, वो दोनों अलग तरीके से डील करी पिक्चर है। जैसे आप देखें, अगर हाउसफुल फ्रेंचाइज को देखें, तो मैं 3 और 4 के बारे में कम बात करूंगा, 5 के बारे में तो और नहीं बात करना चाहता जो भी आने वाली है। मैं बात करूंगा हाउसफुल 1 और 2 के बारे में, क्योंकि ये 2 पिक्चर तो फिर भी ठीक ही थी, हाउसफुल 1 एंड 2। तो उसमें भी वो भी एक दूसरे की स्पिरिचुअल सक्सेसर्स थी। देयर इज नो कोरिलेशन, ऑल्दो सिर्फ वो कैरेक्टर नहीं, मतलब वो सिर्फ जो जिसने वो प्ले किया अक्षय कुमार, दैट रिमेन द सेम, है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो एक अच्छी फ्रेंचाइज जो एक अच्छी बनी है सीक्वल्स के रूप में, दैट इज द कोई मिल गया यूनिवर्स, द जादू यूनिवर्स, है ना, जिसकी अभी क्रिश 4 को बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आने वाला है। तो वो क्रिश कोई मिल गया, क्रिश एंड क्रिश 3, और तो क्रिश 3 जो थी वो एक एक्समैन की पार्ट से पूरी कॉपी थी। विवेक ओबरा ऑब्वियसली प्लेड द मैग्नीटो वाला रोल, और भी उसमें बहुत बहुत ज्यादा कॉमन था, तो मतलब वो एक पूरा रिप ऑफ किया था हॉलीवुड का बिना उनको बताए। तो क्रिश 3 ऐसी टाइप की थी। एक अच्छी एक फ्रेंचाइज है जो अगेन विच इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड स्पिरिचुअल सक्सेसर ही एक दूसरे से, दैट इज द जॉली एलएलबी फ्रेंचाइज। 1 बिलव्ड बाय द फैंस, 2 दोन वो स्टोरी अलग जगह प्लेस करती है, बट वो उतनी ही कैप्टिवेटिंग है, उतनी ही एंगेजिंग मूवी है। आई स्टिल रिमेंबर कि पहले के जब जॉली एलएलबी आई थी, तो इट वाज अ एकदम सरप्राइज था, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज दैट व्हाट इज दिस मूवी, सुभाष कपूर, एवरीबॉडी वाज अमेज्ड कि यार ये क्या बना दिया। फिर जॉली एलएलबी 2 आई एंड द फॉलो अप वाज वेरी गुड, इट वाज आल्सो गुड। तो वो बहुत बढ़िया एक फॉलो अप था। मुझे लगता है कि डूम फ्रेंचाइज भी एक बहुत फैसिनेटिंग फ्रेंचाइज है इंडिया के हिसाब से। उसमें अगेन दैट इज आल्सो वो स्पिरिचुअल सक्सेसर्स होती है, वो भी मोस्टली वो सिर्फ वो जो मतलब जो अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा का बस कैरेक्टर ही लिया गया था। तो वो बाकी आगे जाके अलग बनती हैं। डॉन 2, जो अगर आप इस डॉन को उस डॉन से कंपेयर करें, कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी, क्योंकि अगेन जो आईपी थी वो तो राइटर सलीम जावेद के पास ही थी, और जावेद अख्तर के बेटे ने ही, फरहान अख्तर ने ही डॉन बनाई थी 2006 वाली। तो एक वो भी एक अच्छा मेरे हिसाब से एक अच्छी सीक्वल है। यार मोइन, आई जस्ट वांट टू नो कि तुम्हारे हिसाब से मतलब ऐसी क्या सीक्वल है जो यार मेरे फेवरेट सीक्वल्स है सब, तो यार यही सब है। कॉमेडी में तो अगर मैं तो बोल माई फैंटेसी को हमेशा नंबर 1 पे रखता हूँ, क्योंकि ठीक है वो देखने वाली हो जाती है। धमाल लीक थी बट उसका डबल धमाल कुछ अच्छा नहीं निकल पाया। टोटल धमाल ठीक था, देखने लायक था, देख सकते थे आप, अच्छा निकाला था, ट्राई अच्छा करा था। देन वेलकम बैक, यार क्या ही बोले, बताइए इसको, मनी नहीं करता है। नहीं, वो हम बैड सीक्वल्स के बारे में बात करेंगे, वो बैड सीक्वल्स में है वेलकम बैक। ओ तो ये मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मुझे कहता था। तो वेलकम, यार वेलकम जैसी मूवीज यार आदमी सोचता है कि यार जब मैं इसमें इतना हंस रहा हूँ तो अगले पार्ट में तो क्या हंसूंगा, तो वो तो उसमें था ही नहीं। वैन अब तो वो वेलकम 3 आ रही है, अनाउंसमेंट उसकी बहुत जल्दी होने वाली है, तो उसका भी देखने वाला हूँ क्या होगा उसमें। और क्या बोलते बहुत से एक एक मुझे याद नहीं है, तो बहुत अच्छी मुझे इसका सीक्वल लगता है। एक था टाइगर, एक था टाइगर, एक बहुत फ्रेंचाइज है। हाँ एक टाइगर, सही कहा, टाइगर फ्रेंचाइज बहुत अच्छी तुम्हारी निकल के जाएगी। तो वो तो देखो सलमान को और ही ऐसा है, तो वो तो निकल के जाएगी। वो टाइगर उसकी कई सूट भी करता है। अब क्या जो भी बोल दो वो सीखे, तो वो फ्रेंचाइज थी वो भी दबंग भी इसी पे अच्छी लगती है। हाँ तो सही बात। वो चीजें होती हैं जो किसी पे अच्छी लगती हैं। अब आप बोलते हो शाहरुख खान को निंदा भाई हमारे रानी स्टार्टिंग में लेना चाह रहे हैं, बट वो संजय दत्त पे ही अच्छी लगती है। वो वाह जो है सर्किट है जो सब उसी पे अच्छा लगता है।
तो ये चीजें कुछ चीजें हम लोग को देखने वाली होती है। और अजय देवगन की सिंघम मछली है, सिंघम सिंघम फ्रेंचाइज या सिंघम बोल रहे हैं, सिंघम कितना अच्छा है वो देख अब तो सकते हो आप। अब वो तो पॉप सिंघम यूनिवर्स आ गया है। एग्जैक्टली। अब वो बस अब तो पॉप चल रहा है पूरा पूरा, सिंघम, सिंबा, सूर्यवंशी। तो अब तो बॉलीवुड में भी पुलिस आ ही गई हर जगह की, स्टेट पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस है। तो बॉलीवुड में कभी अलग थी पुलिस, वो रोहित शेट्टी की उसके मेन है उसने रस के, तो वो एक अच्छा हाँ, है। एक और एक तमाम कोई हो गया बहुत ये भी। एक बहुत अंडररेटेड फ्रेंचाइज है जिसके बारे में लोग थोड़ा कम बात करते हैं, वो है मर्दानी का जो फ्रेंचाइज है। हाँ वो मर्दानी फ्रेंचाइज के बारे में लोग थोड़ा कम बात करते हैं, मैं इस पे भी थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था। नहीं नहीं, जो बात की बात है मर्दानी भाई, सीरियसली भाई, पहला पार्ट प्रदीप सरकार ने बनाया, बहुत शानदार बनाया। दूसरा पार्ट वो भी कुरान जो उसके फर्स्ट के राइटर ही थे, और सेकंड में उन्होंने खुद डायरेक्ट करी है पार्ट है। और सबसे बेस्ट चीज की थी मुझे कैप्टिवेटिंग मूवी लगती है, वो बहुत छोटी लेंथ में 1.5 घंटे या 1.25 घंटे की, बट वो जो उसका स्क्रीन प्ले इतना कैप्टिवेटिंग, और डायलॉग डिलीवरी रानी मुखर्जी की यार बहुत शानदार। सही बात है, वो बहुत इंटरनेटेड में आती है वो, और वो आप उसको अगर देखोगे वो बहुत शानदार। वो जो दोनों पार्ट है, चाहे ताहिर राज वसीम फर्स्ट में भी नहीं हो, चाहे सेकंड में, क्या बोलते उसका नाम विशाल जेठवा, विशाल जेठवा, विशाल जेठवा। विशाल जेठवा यार, दोनों दोनों मिनिएसिंग विलेन थे यार, शानदार विलेन थे। आप देखोगे कि हाँ टक्कर देने वाले एक होता है कि मेरे हिसाब से अगर विलेन नहीं अच्छे तो मुझे नहीं अच्छा लगता, बट वो दो ऐसी मूवीज हैं लेटरार ने बहुत अच्छे लॉन्च करे, सीरियसली दोनों के डेब्यू मूवी तो दोनों अमेजिंग थे। तो वही नहीं, ये तो सब बात होगा यार कि जो अच्छी सीक्वल्स कौन सी थी। अब हम क्योंकि अच्छे का बुरा भी एक पार्ट होता है हमेशा, अच्छाई का बुराई तो हमेशा एक नेगेटिव ही होता है ना। तो हम चलिए बात करते हैं बैड सीक्वल्स के बारे में। तो मेरे हिसाब से तो एक सबसे गंदा सीक्वल जो कि मतलब प्रियदर्शन के लेवल से तो देखा जाए तो बहुत ही गंदा था, और अभी रिसेंटली ही आया था, विच वॉज हंगामा 2। भाई आई वॉज, भाई क्या बनाया। मैं उसको आधा एक घंटा रैंडमली देखा, और आई वॉज लाइक भाई ये दिस इज नो वेयर नियर टू व्हाट हंगामा जो उसका लेवल था उसके करीब कहीं से भी नहीं था, है ना। फिर अगर हम एक बैड सीक्वल देखा जाए तो हीरोपंती 2, जो अभी बहुत पिछले साल ही जो आई ईद के मौके पर, क्या था कुछ पता नहीं, बस बना दिए। बागी की तो मुझे ना फर्स्ट पसंद आती ना सेकंड, अभी जो थर्ड वर्ड मेरे को कुछ कुछ आइडिया नहीं। टाइगर श्रॉफ जय हो भाई साहब, बस कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं। आ, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम 3 आई थी, जो किसी क्या कूल है हम क्या सुपर कूल है हम दोनों एक अडल्ट कॉमेडीज, क्योंकि हमने पहले भी बात करी है कि इंडिया में अभी तक अडल्ट कॉमेडी वाला जो सीन है वो मतलब अच्छे से जैसे हम बोलते हैं हॉरर, उतना अच्छे से नहीं इंडिया के बॉलीवुड या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो गई उसने हॉरर अच्छे से क्रैक नहीं किया, तो उसने एडल्ट कॉमेडी वाला भी सेक्शन क्रैक नहीं किया है। तो बट हाँ, देखा जाए तो क्या कूल है हम क्या सुपर कूल है हम बहुत ही अच्छी मतलब इंटरेस्टिंग मूवीज थी एज पर दी एडल्ट कॉमेडी, जो भी उसमें होना चाहिए एलिमेंट्स वैसे थे। सही बात। बट 3 तो भाई राइट अवे, एक तो तुमने कास्ट चेंज करके पूरी उसमें लंका लगा दी, और फिर कुछ कोई चांस नहीं था उसमें। यू मस्ट रिमेम्बर, क्योंकि आई नो तुम्हारी बहुत बहुत फेवरेट मूवी है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। हेलो तो उस वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। यार, यार वो तो उसका तो कुछ बोले ही मत, मैं अपॉन टाइम इन मुंबई का। यार मेरी वो मूवी इसके डायलॉग पहले स्कील से रटे हुए हैं, अब मैंने सोचा यार ये आमी इसने यार वो तो पता नहीं क्या थी क्यों थी, एक किस लिए थी वो, तो आज भी मनी की बस थी, बस थी, ऐसा था वो, बस थी ऐसा वाला है। और अगर आप देखेंगे तो दबंग 3, भाई साहब दबंग 3 में तो आप ही बताइए मोहिन भाई साहब क्या था दबंग 3, आप बताओ। भाई उसके राइटर ने खास थे, तो वो खास मूवी भी तो होगी, सरकार भाई ने खुद इसका स्क्रीन प्ले लिखा था। तो अब आप हाँ, समझ ही सकते हो कि क्या यार। भाई मुझे देखो इतनी अच्छी प्राइस आई थी मूवी की, ऐसा नहीं कहो। सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट था, बट अच्छा कर लगता है कि आप देख सकते हो, उतना बुरा भी नहीं था मेरे हिसाब से सेकंड पार्ट उसका जो था। बट एक वही होता है जब आदमी इतना लेवल पे पहुंच के खुद को उतना क्रिएटिव सोचने लगता है कि उसको लगता है कि सारे काम मैं ही करूंगा, तो वो फिर आप जानते हो क्या होता है वो। रेस 3 तो के साथ दबंग भी फिर उसका उन्होंने परफेक्ट रेस 3 के साथ भी उन्होंने ही खेल किया। रेस इतनी सेलिब्रिटी बहुत फ्रेंचाइज है इंडिया की, बहुत उन्होंने ही खेल किया इवेंचुअली। फिर हाउसफुल 4 के बारे में। हाँ 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 हाँ। सलमान खान का काम है ना कि साल में खैरात वाली मूवी निकालनी है, तो जिसमें वो सब लोगों को काम देंगे कि लोग आ जाओ यार, एक फिल्म बना काम में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो हाँ उसमें से लेस थ्री में खैरात वाली मूवी थी, इसमें रेमो को हाँ डायरेक्टर बना दिया, बॉबी को विलेन,
और सब देखती है कि कहाँ पता नहीं उसमें से सबको भाई उसमें भाई नहीं उसमें बनना था, भाई you जान don't तुम क्या आपको पता ही नहीं ना कि उसमें विलन कौन है। पहली बात तो मेरे को तो नहीं पता उसे विलन। मैं अभी रिविजिट भी नहीं करना चाहता उस पिक्चर को जाके सीरियसली वापस, सीरियस है ना। इस टाइप की तो मूवी थी। ये तो रही बात। मन ही फिर नहीं करता देखने का। फिर अगर बात करें तो हाँ, बताओ बताओ। वो मूवी का मेरा बेसिकली का बोलोगे भी ना, वो भी लिखी वो शिराज अहमद ने लिखी थी, वो जिधर फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिखा था। तो वो सोच के हम्म बस पूरे बुरा लगता है यार, राइटर तो आप सेम लाए हो, तो स्क्रिप्ट में तो कुछ होना चाहिए था। चलो डायरेक्टर हम्म, बुरा हो गया, ये एक्टिंग बुरी है तो ठीक है, बट ये राइटर तो सेम था, वो थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगी इसमें। सही बात है। फिर उसके बाद ऐसी बहुत सारी आपको एग्जांपल दिख जाएंगी। वेलकम बैक के बारे में हल्की सी बात करी, हाउसफुल 3 की 4 के बारे में तो हम बात करना भी नहीं चाहते। भेजा फ्राई की एक आगे की मूवी बनी थी, भेजा फ्राई 2, पूरी बचर डब, पूरी खत्म कर दिया उस पिक्चर को। कहानी 2 बनी, बिल्कुल भी लोगों ने रिजेक्ट किया, राइटर ने रिजेक्ट किया। कहानी का जो लेवल था, कहानी 2 कहीं से भी उसके करीब नहीं पहुंची। घायल वंस अगेन, पता नहीं घायल का नाम यूज करना चाहे थे सनी देओल, जो भी फिर यूज करना चाह रहे हैं वो गदर 2 को लेकर, गदर का जो फ्रेंचाइज का नाम। अब देखते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो रहे बैड सीक्वल्स के बाद। अब अगर हम बात करें कि यार मोइन ऐसा एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक अच्छे सीक्वल के एलिमेंट्स क्या होते हैं तुम्हारे हिसाब से? यार सबसे बेस्ट और अच्छा एलिमेंट स्टोरी होता है। जब तक कि आपके पास आगे का राइट टाइम का कहानी ही होगा तो आप बनाते ही, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको पैसा कमाना है, आपको लगता है कि यार मैंने इतनी अच्छी मूवी बना ली, चलो और बना लेता हूँ मैं। ठीक है, आपको पैसा कमाना तो कोई बात नहीं, बट यार थोड़ा ऑडियंस ये अगर सोचती ना कि यार एक सेलिब्रेटेड सीक्वल है, तो वो सोचेगी कि हमारे यार कुछ अच्छा आ रहा है, तो मैं जाऊँगा जरूर देखने। बट आप क्या बना के रखते तो खुद ऑडियंस खुद डिसअपॉइंट हो गया आ जाती है यार, क्योंकि एक एलिमेंट स्टोरी हो गया। एक सेकंड आपकी हो जाती है कि भाई यार स्टोरी के बाद कास्टिंग सबसे बेस्ट होनी चाहिए। वेलकम बैक की कास्टिंग इतनी रॉन्ग थी कि आप समझ नहीं सकते हो कि यार अक्षय कुमार के बाद जॉन अब्राहम कहाँ से कहाँ आप लेके आ गए हो, तो कुछ नहीं समझ में है। तो कितना रॉन्ग कास्टिंग था। ठीक है, आपने फिर देखा कि मुझे पैसा कमाना है, आपने एक बड़ा प्रोडक्शन बनाया, आपने बड़ा एक रेंजर पे शूट करा, जॉन तो लिया यार, लेकिन एक्टिंग तो नहीं थी ना। सब कुछ बदल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप सीक्वल एक बना रहे हो, जो आके पहले पार्ट से रिलेटेड लोग से उन्हीं को ही आप रखो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो। और मतलब एक एक बात होती है ना कि आपका जो जो भी आप मूवी आप क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, अब अपना एक खुद का एक जो फ्रेंचाइज क्रिएट कर रहे हैं, उस पे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू द सेकंड पार्ट। अगर वो एक डायरेक्ट सीक्वल है तो एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एक ब्रिज होना चाहिए जो दोनों पार्ट को कनेक्ट करना चाहिए, एंड दैट ब्रिज शुड बी स्ट्रॉन्ग। वो स्क्रीन प्ले का पार्ट है, वो अगेन डायरेक्टर और क्रिएटिव्स का काम है कि एक ऐसा एक मतलब बैकग्राउंड क्रिएट करके दें जिसमें आप एलिमेंट्स फर्स्ट के कुछ एलिमेंट्स यूज कर सकें जिससे लोगों को रिकॉल वैल्यू आ सके, और सेकेंडली जो आप सेकंड अपनी जो मूवी बना रहे हैं उसमें अपने नए एलिमेंट्स को आप पन पाए। तो ये इस तरीके से मुझे लगता है कि ये दोनों एक अगर एक सीक्वल अगर और सीक्वल के टाइप में जब अगर काम करती है, अगर अगर वो जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं ईस्टर एग्स, जैसे बीइंग अ कॉमिक बुक मूवीज फैन एंड ऑल, हम लोग बहुत पसंद करते हैं ईस्टर एग्स ढूंढना एक एक पिक्चर के अंदर, कहाँ कहाँ पर कौन से पिक्चर का क्या एलिमेंट यूज किया है, ओ भाई ये एलिमेंट यूज किया, तो वो एक अच्छा लगता है। मतलब की रिलेटिविटी बढ़ती है कि अगर आप इस तरह सबसे अच्छा अगर आप देखोगे तो फराह खान ने बहुत अच्छा इस तरह का 30 बार खान रहे, लाइक 30 बार ओम शांति ओम, तेरी पिछली फिल्म तबरेज मिर्जा खान ने बनाई थी, तो बहुत अच्छा करती। ओम शांति ओम में कितनी मूवीज का उन्होंने यूज करा था। सूरज बढ़ जाती है अगर उन्हें यंग कैरेक्टर दिखा दिया था, वो स्पॉट बॉय बना था, तो दोस्ती नो सॉरी नो थैंक यू फिर उन्होंने, मतलब कि बहुत अच्छा है इसका, लाइक इन दोनों मूवी में बहुत अच्छा यूज हुआ था। अगर आप देखो, फराह खान के बारे में तो बात करने के लिए मैं पूरा एक अलग एपिसोड मैं बनाऊंगा, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है एज एन डायरेक्टर। हाँ, उनकी ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर कोई खास पिक्चर नहीं थी, ठीक है, एक रीवॉच वाला फैक्टर है, देख सकते हो कॉमेडी के लिए, स्लैपस्टिक के लिए। बट ओम शांति ओम, मैं हूं ना, एंड टू एन एक्सटेंट 30 बार खान, ये पिक्चर ऐसी है जिसको एनी डे चीट डे वाली पिक्चर है ये सब। और मेरे लिए तो मैं हूं ना और ओम शांति ओम तो बहुत एक अच्छी एक वर्क का एक एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से। यार मुझे तो 30 बार है बहुत अच्छी लगती, सच बता रहा हूँ, पता नहीं लोग क्यों नहीं पसंद करते, मेरे लिए तो बहुत अच्छी, मैं उसको पूरी सेमी देख हिट थी सकता वो, हूँ ऐसी movie है सेमी हिट थी वो वैसे भी, हाँ सही मतलब ऐसी फ्लॉप नहीं हुई। गाने बहुत आज भी, मतलब वो शीला की जवानी और एक आई गेस वही गाना तो था। एक तो मेरे को उसका जो
जो एंड क्रेडिट्स देती है वो, ये तो चलो हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं बात में, हाँ वो नहीं, हर पिक्चर की जो एंड क्रेडिट्स होते हैं वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मजेदार होते हैं। मैं आई एम अ ह्यूज फैन। मेरा एक फ्रेंड है ब्रजराज यादव इंस्टाग्राम पर, और मैं और वो एक दिन मतलब 2-3 दिन सिर्फ इसी चीज पे बात किए थे मैसेजेस में, कि उनके जो फराह खान की स्टाइल के ऊपर पे। तो मैं एक एपिसोड बनाऊंगा इस पे आगे, ये इट्स अ गुड आइडिया। एक आध जिस वीक में ऐसा कुछ ना हो बड़ा चीज डिस्कस करने के लिए, विल गो विद द फराह खान रीवॉच वाला फैक्टर, है ना। तो खैर ये तो एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डाइग्रेस कर गए फराह खान पर, मुझे ये भी लगता है ना कि एक्सपेक्टेशंस को मैच करिए। आपकी एक जो पुरानी फ्रेंचाइज अगर उसकी रीवॉच है, अगर उसको लोग एकदम डाई हार्ट पसंद करते हैं, एक्सपेक्टेशंस को मैच करना क्रिएटिव्स का काम है, प्रोड्यूसर का काम है। इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। और अगर ये चीज एक भी लेवल से लोअर डाउन होती है, तो सिर्फ और सिर्फ मूवी ही सफर करेगी और हर व्यक्ति सफर करेगा। तो एवरीवन इन दैट मूवी नीड्स टू गिव देयर 100% इन ऑल एस्पेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मूवी कहीं से भी, वो सीक्वल आपकी कहीं से भी वर्क करे, है ना। बहुत बहुत बार हमने देखा है, पर्टिकुलरली बॉलीवुड में ही, कि मूवीज कई बार एक स्पेसिफिक डायरेक्टर की वजह से सीक्वल अगर एक एक्टर के स्टार पुल की वजह से खिंचा जाती है। जैसे बहुत सारी आपको एग्जांपल दिखेंगी, मुझे रेस 3 उतनी खास पसंद नहीं आती, बट वो रेस की जो रिकॉल वैल्यू थी उसकी वजह से वो बहुत चली, है ना। दबंग 2 में भी, दबंग 2 वाले दबंग के जो एलिमेंट्स थे वो दबंग 2 में कहीं भी नहीं थे, है ना, उतने लेवल के एलिमेंट्स। बट अगेन वो सलमान खान का पुल था, इसलिए वो पिक्चर खिंच गई, दबंग 2। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि जैसा आपने बोला, स्टार कास्ट के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप खिलवाड़ कर भी रहे हैं, तो उस जो भी आप नए स्टार को आप रोप कर रहे हैं, उनको एक उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको बता दीजिए, दैट यू आर कमिंग इन, देन यू हैव अ लॉट ऑफ होप्स टू फुलफिल्ड, है ना। तो खैर अभी तो, क्योंकि अभी फिर हेरा फेरी, मतलब हेरा फेरी 3 भी आने वाली है, जो कि द ग्रेट फरहाद सामजी कर रहे हैं डायरेक्ट। तो उससे तो बहुत लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, मोस्टली गंदी ही हैं। देखते हैं क्या होता है। खैर ये तो बात रही कि हम एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स क्या होते हैं एक सक्सेसफुल रीमेक के। इस पे हम हॉलीवुड का वर्जन भी कर सकते थे, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट आई वांट टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन दी बॉलीवुड साइड ऑफ द थिंग्स, है ना। देन अगर हम बात करें कि वो अब क्योंकि इवेंचुअली जो इस साल का एक बहुत बड़े क्लैश में से एक है, विच इज दी ओ माई गॉड 2 वर्सेस गदर 2। अगर आप उसको देखें, दोनों को कंपेयर करें, ओ माई गॉड 2 बहुत पीछे है, क्योंकि ओपनिंग भी नहीं मिलने वाली, लोग बोल रहे हैं, ट्रेड एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं उतनी अच्छी ओपनिंग, क्योंकि सर्टिफिकेशन डिले और ट्रेलर लेट, बहुत सारे फैक्टर्स है। ए सर्टिफिकेट मिलने की वजह से बहुत सारे उसमें अड़चने आई हैं। ऑन द अदर हैंड, गदर 2 इट्स राइडिंग हाई ऑन मोमेंटम राइट नाउ। लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट डे 35 करोड़ का प्रेडिक्शन है उसका, नेट का प्रेडिक्शन है। सो दैट्स ह्यूमंगस। पर्टिकुलरली सेकंड हाईएस्ट होगी इन बॉलीवुड, अगर देखा जाए। पठान थी फर्स्ट, सेकंड ये रहेगी, अगर 35 अगर निकाल लेती है तो 30 भी निकाल लेती है। तो यार मोइन, क्या लगता है क्या रहेगा, कौन मूवी सक्सीड? क्योंकि देखो फाइनेंशियली तो लग रहा है कि दोनों पिक्चर, मतलब मेरे को लगता है कि गदर 2 तो आराम से सक्सीड कर रही है, और वो ओपनिंग वीकेंड में ही सक्सीड कर देगी। एक तो उनको 15 अगस्त वाले वीकेंड का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिल रहा है, क्योंकि वो ट्यूसडे को यू सी अ जंप, मंडे के फॉल के बाद ट्यूसडे को यू सी अ जंप। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार, जब इतने आउटडेटेड ट्रेलर के बाद ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा उस मूवी को, तो यार अगर खुदा ना खास्ता वो अच्छा ट्रेलर बना देते और मूवी अगर अच्छी निकल गई, तब तो यार वो एक हिस्टीरिया है, वो क्रिएट कर देगी पूरी तरीके से। वो ठीक है, 35 करोड़ एक उसके पास फ्रेंचाइजी वैल्यू है कि यार हाँ मूवी है, वो थी, जो बात की बात है, ऐसा नहीं कि थी नहीं, वो उसका तो वैल्यू है मूवी का। बट यार इतना उस तरीके का जा रहा रिस्पॉन्स, 30 अभी स्पॉट बुकिंग होना बाकी, सबसे बड़ी चीज स्पॉट बुकिंग। और हाँ, ये प्री बुकिंग है, ये सब प्री बुकिंग के से रिजल्ट। तो प्री बुकिंग कार्ड, तो स्पॉट बुकिंग के बाद तो शायद मे भी 40 वाले छूट जाएगा, तो कहने की बात नहीं है। पठान के बाद अगर कुछ होगी तो यही सबसे बड़ी सारी लगने वाली है। तो ये तो बहुत अच्छा, मतलब देखो एज अ ट्रेड के साथ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि ट्रेड वालों को खुशी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मेकर्स भी ठीक है। बट यार वो एनजी का मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि यार वो एक अच्छी मूवी, एक अच्छी फ्रेंचाइजी है,
और इस तरीके का उसका रिस्पॉन्स आ रहा है उसका। एक उन लोगों का थोड़ा सा ये भी था, एक हफ्ते पहले उन्होंने ट्रेलर रिलीज करा, इतना ज्यादा उन्होंने PR भी मेरे हिसाब से नहीं करा है। नहीं तो किया। लेट्स सी। हाँ, ये तो उसका मे भी शायद 8 से 10 करोड़ के बीच में ओपनिंग लगने का 8 करोड़ का, तो 8 का बोल रहे हैं, और वो ऑब्वियसली हाँ, बढ़ सकता है अगर अगर वो ये अभी ओ माय गॉड जैसी मूवी है, ये वर्ड ऑफ माउथ पे खेलेगी। जैसे अगर रॉकी रानी ने अपने सेकंड वीकेंड में 35 करोड़ का वीकेंड कलेक्शन किया 3 दिन का, वो अपने वर्ड ऑफ माउथ पे खेली है मोस्टली, है ना। जो आज वो इट इज एन एवरेज ग्रॉसर इन इंडिया एंड इट्स अ सुपर हिट आउटसाइड इंडिया पर्टिकुलरली। ये बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को ट्रेंड देखने को मिला विद रॉकी रानी की प्रेम कहानी। तो वर्ड ऑफ माउथ क्लिक किया तो मजा आ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा OMG 2 के साथ। ये चीज आप देखना, मेरे हिसाब से अभी बहुत से रिव्यूज ओ माय गॉड के आ रहे, बहुत अच्छे मिल रहे हैं उसको, 3-3 4-4 की रेटिंग जा रही है। वो सब कल ही पता चलेगा लोगों के मुंह से सुनने के बाद। बट अगर गदर को खराब रिव्यू मिला भाई, तुम ऐसा डाउनफॉल देखो ना, शायद जैसे आदि पुरुष का था ना, वही वाला डाउनफॉल नहीं, बट वो डाउनफॉल आफ्टर 15th अगस्त मिलेगा। 15th अगस्त तक इसको रहेगी भाई, वो एक मोमेंटम बहुत बड़ी रहेगी इसकी। 15th अगस्त तक तो अनटचेबल है गदर 2। वो अपना बजट सब कुछ फटाक से 4-5 दिन में निकाल लेंगे। बजट का भी मैंने नहीं देखा कि कहीं पे कुछ हमको पता हो कि कितने की है। मुझे नहीं आइडिया है, तुमको आइडिया है कि कितने क्या है उसका कुछ बजट? अगर नहीं आइडिया तो नहीं, बट ये कि यार देखो जिस तरीके की आप मूवी देख दो, इतना अंदाजा आप इतना तो लगा ही सकते हो, बट ये वो बजट आराम से निकाल देंगे इतना वो। ठीक है, ये सनी देओल बहुत वक्त बाद आया था, कितना उसका फीस हो गया, अनीशा पटेल, ये सब पुराने एक्टर्स ने अभी, क्योंकि मेन भी कितना हो जाएगा, और वो VFX भी कितना गंदा दिख रहा है यार। आप ये करो उसने हल्का VFX कितना कर रहा है, आप कुछ समझ सकते हो। और ओ माय गॉड अगर गेम भी ना, ओ माय गॉड पूरी तरीके से आप देखकर ना बड़ा मौत पे गेम खेल रही हूँ वो खुद 15 अगस्त को दिन ऐसा छलांग मारने की ना, क्या वो गदर का भी रिकॉर्ड हो गया। अच्छा पॉइंट नहीं, गदर का रिकॉर्ड तोड़ना बहुत टफ होगा। गदर का रिकॉर्ड टूटने के लिए एक बात याद रखो कि गदर के रिव्यूज अबिसमल लेवल के होने चाहिए, खराब से भी खराब लेवल, समझ रहे हो। नहीं मतलब अगर इवन चलो वो तो ये रिव्यूज हो गए, बट वर्ड ऑफ माउथ भी, जैसे अगर बोलते हैं ना कि आप अगर एक एक्शन स्लिक एंटरटेनर बना रहे हो, मास एंटरटेनर बना रहे हो, तो आप गंदी से गंदी भी आप, जैसे कोई अगर आपका स्टार मोमेंटम है वो खींच सकता है। जैसे सलमान खान ने एक टाइम में बहुत सारी गंदी गंदी बेहुदा पिक्चरों को भी खींचा है आगे उन्होंने, है ना। तो ये वाला काम यहाँ भी हो सकता है अगेन। नहीं बट मोइन बात ये भी है ना कि सनी देओल के पास मोमेंटम नहीं है अभी एट द बॉक्स ऑफिस। मैं वही कह रहा हूँ कि गदर को पसंद है ना, इसको पेट्रियोटिक वैल्यू आज का देख करो कैसा है, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान वाला गेम बहुत अच्छा खेल जाएगा, वो वही चीज जो जाएगी, इट विल क्लिक इवेंचुअली। वही खींची रही चीज यार, वो और कुछ नहीं इसमें। खैर सो ये सब तो बात रही। आप जब तक ये पॉडकास्ट सुनेंगे दैट इज ऑन फ्राइडे के रात को 8 बजे, तो तब तक ये पता चल जाएगा कि रिव्यूज थोड़े से हमको पता चल जाएंगे। तब तक मोस्टली हम जो अगला वाला अपना जो एपिसोड करेंगे, जो कि 6th एपिसोड रहेगा जहाँ तक, उस 6th वाले एपिसोड में हम इसके बारे में खुलकर डिस्कस करेंगे कि हमको क्या लगता है, हमको निष्कर्ष मिला इस ओ माई गदर क्लैश का। तो ये आप सुन रहे थे द फैंटेसी इंडिया पॉडकास्ट। प्लीज़ इसे आप जहाँ भी सुन रहे हैं इसे लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। देखिए हमने बहुत कोशिश करी है अपने एंड से कुछ अच्छा करने की। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइए, अगर आपको कुछ ख़राब लग रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो अबाउट इट कि क्या ख़राब है, जिससे वी कैन इम्प्रूव। So this is Shreya Sharma. Thank you very much for listening to the Fanatics India podcast. Bye bye.